हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज हम एनसीईआरटी जो कि कक्षा 6 की हमने शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो उसके अंदर देखिए जो हमने सब्जेक्ट लिया था भूगोल, आज उसका हम दूसरा टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम टॉपिक को अपने शुरू करें उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सके। तो देखिए टॉपिक जैसा कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो यहाँ पर एक जो नाम लिखा गया है ग्लोब, तो आपको ये जानना होगा सबसे पहले कि ये ग्लोब जो है यहाँ पर क्या चीज़ है, ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब देखिए आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस वगैरह में रखा होता है कि इस प्रकार से देखिए पृथ्वी जो है हमारी, उसका एक छोटा प्रतिरूप होता है। यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसको एक छोटी सी स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, जितने भी हमारे देश हैं वो सब यहाँ पर बने हुए होते हैं इस प्रकार से। और उसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या विशेषता होती है, ये हमारे कंट्रीज उसके अंदर बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्लोब के अंदर दिखाया जाता है कि ये जो हमारी जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, ये यहाँ पर देखिए इसका इस प्रकार से अक्ष बनाया हुआ होता है। और अगर देखिए हम इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से इस प्रकार से घूम भी जाता है। इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं तो ये घूम जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या चीज है, देखिए इसको ही क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अब ये जो ग्लोब है इसका क्या काम है, इसको क्यों रखा जाता है वहां पर। तो देखिए यहाँ पर इसको रखने का जो कारण है वो ये है कि हमें जब भी पृथ्वी के अंदर किसी भी देश की जब स्थिति देखनी है, उसकी पोजीशन देखनी है कि कौन सा जो देश है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हम किससे देख सकते हैं, आसानी से ग्लोब के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए इसका ये यूज हो गया ग्लोब का। तो ये ग्लोब के बारे में मैंने आपको बता दिया, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में दिए गए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो अब है आपका अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर ये जो दो नाम दिए गए हैं, तो ये चीज क्या है यहाँ पर देखिए। तो देखिए इनका जो मेन रोल है, इनकी आवश्यकता क्यों है हमें। तो देखिए किसी भी देश की पृथ्वी के ऊपर देखिए जितने भी कंट्री हैं, जितना भी यानी कि जितने भी देश हैं, जितने भी स्थान हैं, अगर उनकी लोकेशन हमें एग्जैक्ट देखनी है तो उसके लिए हमें उसका अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है, यानी कि वो जो देश है वो कितने अक्षांश और देशांतर के अंदर फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से हम उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अक्षांश और देशांतर हैं ये क्या क्या चीज है। तो देखिए मैंने अभी कहा कि किसी भी स्थान की लोकेशन को बताने में महत्वपूर्ण अपना जो है योगदान देते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर चार यहाँ पर दिशाएं हैं। जैसे कि ऊपर वाली कौन सी हो गई, उत्तर है, उससे नीचे ये दक्षिण हो गई, उसके बाद देखिए यहां पर है ये पूर्व, उसके बाद यहां पर है ये पश्चिम। तो इस प्रकार से ये हमारी दिशाएं हो गई। वैसे तो देखिए किसी देश की अगर लोकेशन जाननी हो तो वो इनके माध्यम से भी जानी जा सकती है, लेकिन देखिए समस्या यहां पर क्या आती है। तो ये दिशाएं हो गई हमारी। अब देखिए कोई देश है वो यहां पर स्थित है, ठीक है, एक कोई कंट्री है वो यहां पर स्थित है। उसके अलावा देखिए कंट्री बी है जो कि है यहां पर, उसके अलावा एक कंट्री दूसरा सी यहां है, डी यहां पर है। तो ये चार हमारे देश हो गए। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक यहां केंद्र में खड़ा हुआ है, अगर उससे पूछा जाए कि जो एक कंट्री है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो यहां से बता देगा आपको कि किस दिशा के अंदर है, पूर्व दिशा के अंदर वो है। अगर इसी व्यक्ति से ही पूछा जाए कि बी की जो लोकेशन है वो क्या है, तो देखिए यहां से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के अंदर इसकी लोकेशन होगी। दोनों दिशाओं के बीच में है तो क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम के अंदर बी की लोकेशन है। उसके अलावा सी की देखिए, सी की क्या है, उत्तर पश्चिम में है, और डी की भी क्या है, उत्तर
पश्चिम में है। लेकिन यहां पर देखिए समस्या क्या है कि ये सी और डी जो दोनों देश है वो क्या है, उत्तर पश्चिम में है। तो यहां से कुछ इस प्रकार से हमें एग्जैक्ट कोई लोकेशन पता नहीं चलती कि सी की जो सही लोकेशन है वो कहां है, डी है वो कहां है। उसके अलावा देखिए अन्य समस्या क्या है कि ये जो लोकेशन है ये तो हो गई, यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके हिसाब से, अगर सपोज करिए यही व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो इसके हिसाब से अब यहां पर देखिए ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ए हो गया उत्तर में। इस प्रकार से वो यहां से डी को देखेगा तो ये उत्तर पश्चिम में हो गया, अगर बी को देखेगा तो अब ये किस दिशा के अंदर हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। तो इस प्रकार से देखिए खाली अगर इसके माध्यम से हम किसी देश की या किसी स्थान की लोकेशन को अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह से जो सही स्थिति है उस देश की वो हमें पता नहीं चलती। तो इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देखिए यहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यहां पर जन्म हुआ। ये रेखाएं देखिए कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, कल्पना से हम मानते हैं कि इस प्रकार की रेखाएं हैं। तो उन्हीं रेखाओं के माध्यम से क्या होता है कि हम किसी भी देश की, किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी सीखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हमें लोकेशन उसकी पता चलेगी। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि अक्षांश क्या चीज है और देशांतर क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं अक्षांश को। तो अक्षांश देखिए क्या चीजें हैं, तो ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो यहां पर देखिए अक्षांश क्या चीज है, अक्षांश, तो अक्षांश को देखिए क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड ये हो गया। तो लेटीट्यूड देखिए क्या है कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर क्षैतिज यानी कि ऐसी इस प्रकार से लेटी हुए देखिए काल्पनिक लाइनें यहां पर मानी गई है, काल्पनिक लाइनें यहां पर मानी गई है। तो ऐसी एक काल्पनिक लाइन जो कि ठीक बीचों बीच से हमारी पृथ्वी को दो भागों के अंदर विभक्त करती है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको 0 डिग्री अक्षांश उसको कहा जाता है। क्या हो गया ये 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश क्या कर रहा है, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कर दिया, ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध यानी कि गोले का आधा। तो ये पूरा गोला है, इसका आधा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का अगर देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसने क्या किया, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर बांट दिया। अब ये देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश है ये कोई इस प्रकार से सीधी रेखा नहीं है। ये क्या चीज है, ये हमारी पूरी पृथ्वी के चारों तरफ खींचा गया क्या है, एक काल्पनिक वृत्त है। देखिए अगर इसको हम काट कर देखें, अगर ठीक हम इसको यहां से काटते हैं इस प्रकार से और 3D के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगी। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश आप देख रहे हैं वो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, पूरा इस प्रकार से क्या है, बिल्कुल एक गोल वृत्त है। तो देखिए इसको आसानी से समझने के लिए देखिए इस प्रकार से ये एक बॉल है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो ये हमारी पृथ्वी है। तो यहां पर देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं वो देखिए यहां पर इस प्रकार से एक पूरी लाइन यहां पर खींची गई है। ठीक है, पूरी लाइन यहां पर खींची गई है। तो इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ खींची गई है। अगर देखेंगे तो ये क्या है, पूरा वृत्त है। ठीक है, पूरा एक सर्कल बना हुआ है जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारी 0 डिग्री अक्षांश हो गया। उसके बाद देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि ये जो भूमि है इसको क्या कर रही है, भूमि के मध्य की रेखा दो बराबर भागों के अंदर बांट रही है, भूमध्य रेखा हो गया।
उसके अलावा इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहते हैं विषुवत रेखा या फिर विषुवत वर्त भी कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य वर्त या फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वर्त, या इंग्लिश में बात करें तो इसी को ही क्या कहते हैं, इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। तो ये तो क्या हो गई, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। उसके बाद देखिए, ये आपको पता है कि यहां पर क्या है, पृथ्वी का जो है अक्ष है यहां पर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है इसको क्या हम कहते हैं, नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, यानी कि ये है दक्षिणी ध्रुव आपका, दक्षिणी ध्रुव, और नीचे क्या है, ये है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या हो गए, ये पृथ्वी के मान लीजिए अक्ष है एन, यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो इस प्रकार से देखिए, जो नॉर्थ है, जो अक्ष है हमारा, जो उत्तरी ध्रुव है, अगर इसको हम इक्वेटर तक लाते हैं, इस प्रकार से इक्वेटर तक लाते हैं, तो देखिए ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री अक्षांश से यहां पर देखिए पूरा यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें इसके अंदर से तो 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन यहां पर देखिए ये यहां पर चौथा हिस्सा है, 1/4। तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो यहां पर देखिए क्या किया गया है कि हर एक डिग्री पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य या विषुवत वर्त जो खींचा गया है, इसी प्रकार से हर एक डिग्री पर क्या किया गया है, इसी प्रकार से समानांतर वर्त यहां पर खींचे गए हैं। ठीक है, समानांतर वर्त है, यानी कि ये जो वर्त हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टच यहां पर नहीं करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्या किया गया है, ये अलग अलग पूर्ण वर्त खींचे गए हैं। ये कोई रेखाएं नहीं है, ये क्या है, पूरे के पूरे वर्त है जो कि एक दूसरे को यहां पर टच नहीं करते हैं, अलग अलग है सब। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एक एक डिग्री पर खींचे गए हैं, तो कितने वर्त बनेंगे यहां पर, मैंने आपको बताया कि पूरा जो सर्कल रहता है, देखिए जो पूरा वर्त रहता है वो कितने डिग्री का होता है, 360, यानी कि 360 कोण बनते हैं उसके अंदर। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं केवल 1/4 की, तो 4 का भाग देंगे तो देखिए 90। तो इसका मतलब यहां पर कितने वर्त बन सकते हैं, एक एक डिग्री के गैप पर यहां पर 90 जो है वर्त यहां पर बना दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर जो है, जो ये वर्त आप देख रहे हैं, तो 89 जो वर्त हैं, 89 जो सर्किल हैं वो तो पूरे के पूरे हैं, लेकिन जो यहां ठीक ऊपर है नॉर्थ पर जो है वो एक देखिए बिंदु के रूप में है। ठीक है, बिंदु के रूप में है, उससे जो नीचे का है वो इस प्रकार से वर्त बन चुका था, लेकिन नॉर्थ वाला जो है वो केवल एक बिंदु के रूप में है। तो इस प्रकार से देखिए ये अक्षांश यहां पर बना दिए गए, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस प्रकार से चलते चलते कहां तक आ गया, ये 90 डिग्री तक आ गया। 90 डिग्री क्या है, उत्तरी ध्रुव। उसके बाद देखिए ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध का। इसी प्रकार से जो शेष हिस्सा है इस वर्त का, पूरी पृथ्वी का, उसको भी इस प्रकार से वर्तों से खींचा गया है। तो यहां भी इस प्रकार से देखिए कितने वर्त बना दिए गए, यहां भी 90 वर्त बना दिए गए। 89 पूरे वर्त हैं, लेकिन जो साउथ पोल वाला वर्त है वो क्या है, एक बिंदु के रूप में है। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री साउथ। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जैसे ये भुजा है, ये जो वर्त है यहां पर, तो ये इसका नाम पूछा जाए कि ये कौन सा वर्त है, कौन सा अक्षांश है ये यहां पर, तो देखिए ये है 3 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री नॉर्थ या फिर 3 डिग्री उत्तरी, क्योंकि ये कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो इसी प्रकार से अगर बात करें, देखिए ये मान लेते हैं से ये 15 है, 30 है, 45, 60, इस प्रकार से। तो ये जो यहाँ पर 30 दिया गया है, पूछा जाए कि जो 30 अक्षांश है, तो ये कौन सा अक्षांश है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसको क्या कहा जाएगा, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ या फिर 30 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, अगर देखिए आपको किसी देश की लोकेशन बताई जाए कि भाई कोई कंट्री है और वो कहां पर है, वो 15 डिग्री दक्षिण के अंदर है,
15 डिग्री दक्षिण के अंदर। तो देखिए यहां से आप एक चीज समझ जाएंगे, यहां पर भी होगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5 यहां चलेंगे तो 15 मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको नहीं जाना है क्योंकि ये क्या है 15 डिग्री उत्तरी, 15 डिग्री उत्तरी है। हमें क्या बताया गया है 15 डिग्री दक्षिण के अंदर है वो। तो हम जाएंगे यहां पर 15 डिग्री इक्वेटर के नीचे, ये देखिए दक्षिणी है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कौन से हो गए अक्षांश दक्षिण वाले। तो यहां पर 15 डिग्री दक्षिणी, इसका मतलब वो जो कंट्री है वो यहां पर इस लाइन पर ही कहीं स्थित होगा। अब देखिए इस चीज से अक्षांश से हमें उसकी एक चीज तो पता चल गई कि इस लाइन के अंदर वो जो देश है वो यहां पर स्थित होगा, लेकिन उसकी पूरी लोकेशन हम लोगों को पता नहीं चल रही। तो ये बाकी का जो काम है वो किससे होगा, हमारा जो देशांतर रेखाएं हैं उससे हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि वो जो देश है वो कहां पर स्थित है। तो देखिए अब लोग आप ये समझ गए हैं कि ये जो अक्षांश है वो क्या चीज है। तो देखिए अक्षांशों के बारे में एक बार फिर से थोड़ा 3D डायग्राम बना के दिखाता हूं, उससे शायद आप लोग समझ पाए कि ये जो वर्त है वो किस प्रकार से यहां पर खींचे गए हैं। तो देखिए, तो मानिए ये हमारी पृथ्वी है, तो अब की बार देखिए थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये 3D के अंदर होगा, ठीक है। तो जैसे ये है नॉर्थ पोल, ये मान लेते हैं हम क्या है नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से यहां पर देखिए जो वर्त है वो इस प्रकार से खींचे हुए हैं, इस प्रकार से जो है वो वर्त खींचे गए हैं यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से पूरे वर्त यहां पर खींचे गए हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे नीचे क्या होगा साउथ पोल होगा। तो ये कौन सा है नॉर्थ पोल है। इस प्रकार से मान लीजिए ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो ये है इस प्रकार से ये जो अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर खींची गई है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिनको कि अक्षांश बोलते हैं, कि अक्षांशों की जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, तो अक्षांश देखिए कितने हैं मैंने अभी आपको बताया था। एक तो 0 डिग्री पर तो क्या था इक्वेटर था, उसके बाद 1 से लेकर 90 तक इस प्रकार के वर्त बनाए गए थे उत्तर दिशा के अंदर। उसके बाद देखिए 0 से लेकर 1 से लेकर 90 तक जो वर्त है वो कहां पर बनाए गए थे दक्षिण के अंदर। तो यहां पर आप टोटल कर लीजिए, देखिए तो कितने अक्षांश हो गए 90 ये 180 और प्लस में ये जो 0 वाला है भूमध्य रेखा है इसको भी जोड़ेंगे तो अक्षांशों की जो संख्या है वो कितनी है 181 है। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ ले, अभी तो मैंने पूछा कि अक्षांशों की संख्या कितनी है तो जवाब आया 181। अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी कि जो रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो 90 डिग्री वाला जो अक्षांश था ये केवल क्या है एक बिंदु के रूप में है, ये कोई रेखा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से नीचे जो साउथ पोल होगा वहां भी क्या है कोई रेखा नहीं है, वहां भी एक बिंदु के रूप में अक्षांश है, ठीक है 90 डिग्री साउथ। तो इन दोनों को क्या करेंगे यहां से 181 के अंदर से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 179 क्या है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये चीजें आपको इस प्रकार से समझनी है। तो देखिए ये किसके बारे में हो गया अक्षांश के बारे में। यहां पर अक्षांशों से ही रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चीज और भी है। तो देखिए अक्षांश तो ये कितने सारे हो गए 181 के करीब है, लेकिन यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्या है अक्षांश है, तो उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे अक्षांश हैं जिनका कि अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर देखिए फिर से ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो यहां पर देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा क्या है, यहां से 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश है, यहां से एक लाइन क्या है सीधी खींची गई है जो कि क्या करती है 0 डिग्री। ये क्या करती है जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित कर देती है। ये इसको क्या नाम दिया था हमने, ये था हमारा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसको खाली में लिख देता हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि एन। और ये कौन सा था
दक्षिणी गोलार्ध था, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उसके बाद देखिए एक तो महत्वपूर्ण अक्षांश हमारा है 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री है इसको क्या नाम दिया था हमने? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वर्त भी बोलते हैं या उसके अलावा इक्वेटर। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। उसके बाद देखिए हर एक डिग्री पर अक्षांश खींचे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते जाएंगे। तो यहां पर है 23.5 डिग्री, जहां पर 23 और 24 के बीच की जो पॉइंट है, बीच की जो लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश। अब पूछे कौन सा अक्षांश? तो देखिए उत्तर का जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, तो ये कौन सा अक्षांश हो गया? उत्तरी। 23.5 डिग्री उत्तरी। तो यहां पर देखिए जो 23.5 डिग्री उत्तरी है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। तो ये क्या हो गई हमारी? कर्क रेखा। इसी को ही क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम इंग्लिश में। वैसे कर्क रेखा यानी कि पूछा जाए कि भाई कर्क रेखा कौन सी होती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो क्या है? कर्क रेखा है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री अगर हम नीचे आएंगे यहां पर, ये तो कौन सी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी। उसके बाद देखिए यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर अगर हम देखते हैं, तो यहां पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसे हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये क्या हो गया? मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए समझ गए आप ये कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। ये कौन सा अक्षांश है? दक्षिणी। ये चीज ध्यान रखनी है, दक्षिणी और उत्तरी। तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा। उसके बाद है कर्क रेखा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां से और आगे बढ़ेंगे तो लगभग 66.5 डिग्री, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये कौन सा होगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन सा है? उत्तरी, उत्तरी अक्षांश। तो ये जो उत्तरी अक्षांश है 66.5 डिग्री, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आर्कटिक वर्त। ये होगा आर्कटिक वर्त। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से जो नीचे से हम देखेंगे जो 66.5 डिग्री है यहां पर, ये क्या है आपका? 66.5 डिग्री दक्षिणी साउथ के अंदर। तो ये कौन सा है? अंटार्कटिक वर्त। ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक वर्त हो गया ये। तो ये देखिए ये महत्वपूर्ण जो है हमारे क्या है? 5 अक्षांश है। देखिए 1 2 3 4 5 अक्षांश है। तो इनको क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए ये जो माना गया है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री। तो इनको 23.5 डिग्री मानने का ही क्या मतलब है? इनको भाई 23 भी माना जा सकता है, 24 भी माना जा सकता है, लेकिन देखिए इनको 23.5 डिग्री क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर बिल्कुल इस प्रकार से होना तो यूं चाहिए सीधा, लेकिन इस प्रकार ना होकर वो क्या है? इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से वो झुकी हुई है। रियल में ये है और ये डॉट वाली लाइन दिखा रही है कि इस प्रकार से होना था सीधा, लेकिन है इस प्रकार से तिरछी। तो देखिए यहां अगर बात करें तो ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जो ये कोण बनता है यहां पर, ये भी क्या है? 66.5 डिग्री है। तो इसी का ही क्या मतलब निकला कि इसीलिए इसको 23.5 डिग्री यहां पर माना गया है। देखिए जो सूर्य की जो रोशनी है
पृथ्वी जो आपको पता है सूर्य से क्या करती है, अपना प्रकाश ग्रहण करती है। तो देखिए जो सूर्य की रोशनी है वो वर्ष भर क्या करती है, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक ही सूर्य क्या करता है, साल भर गति करता है। कहने का मतलब पृथ्वी के सापेक्ष गति करता है, गति पृथ्वी करती है। सूर्य जब उसका सूर्य का प्रकाश आता है तो साल भर क्या करता है कि ये देखिए ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, तो ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को सीधा प्राप्त करता है। कभी ना कभी यहां पर क्या होता है, साल भर के अंदर जो सूर्य रहता है वो क्या करता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर रहता है, किसी प्रकार की कोई छाया नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, सूर्य की जो है सीधी रोशनी यहां पर पड़ती है। ठीक है, जैसे कि सूर्य कभी तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश कभी क्या होगा कि यहाँ पूरा इक्वेटर पर एकदम सीधा पड़ेगा। मान लीजिए ये सूर्य है तो कभी इसका प्रकाश क्या होगा, यहाँ पर इक्वेटर पर बिल्कुल सीधा पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहां पर जाएगा सीधा कर्क रेखा तक, उसके बाद मकर रेखा तक। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य का जो अधिकतम प्रकाश है वो कहां तक जा सकता है, केवल इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है यहां तक केवल जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर जो है बहुत कम प्रकाश, केवल ना के बराबर ही प्रकाश यहां तक पहुंचता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए जो उत्तरी ध्रुव हो गया यहां पर और ये जो दक्षिणी ध्रुव है यहां पर साल भर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, पूरा बर्फ से ये आच्छादित होता है। तो देखिए तो ऐसा नहीं है कि यहां दोनों हिस्सों पर, ये जो उत्तरी ध्रुव हो गया यहां पर क्या है दक्षिणी ध्रुव है, यहां पर क्या है कि एक साथ ऐसा नहीं होता कि लाइट पहुंच रही है सूर्य के, नहीं, केवल एक बार में एक ही ध्रुव ऐसा होता है जो कि केवल हल्की लाइट यानी कि प्राप्त कर रहा होता है और एक दूसरे सिरे पर क्या होता है, अंधेरा होता है। क्योंकि ये देखिए जो पृथ्वी हमने बनाई है ये बिल्कुल सीधी बनाई है, लेकिन ये असल में ऐसी ना होकर क्या है, थोड़ी सी ये तिरछी है। 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष के ऊपर क्या है, झुकी हुई है। तो इस प्रकार से देखिए इसको ठीक से समझने के लिए, जैसे कि ये सूर्य हो गया, ये हमारा क्या है सन है, और पृथ्वी देखिए किस प्रकार से है, इस प्रकार से ये झुकी हुई है, अपने अक्ष पर इस प्रकार से झुकी हुई है, इस प्रकार से झुकी हुई है। तो मान लीजिए ये देखिए ये कौन सा है, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है यहां पर, ये है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए जब पृथ्वी अपनी गति करती है, जब सूर्य के चारों तरफ वो घूमती है, तो देखिए अभी जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो देखिए ये जो दक्षिणी ध्रुव है यहां तक तो पहुंच पाएगा, लेकिन ये हिस्सा देखिए आप, ये 23.5 डिग्री इधर को है, पीछे की तरफ है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, यहां तक नहीं पहुंच पाता, उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाता। इसी की वजह से देखिए क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव है यहां पर क्या होता है, 6 महीने तो रात होती है और 6 महीने का क्या होता है यहां पर दिन होता है। जब यहां पर अब देखिए जो दक्षिणी ध्रुव है ये सूर्य की रोशनी प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 6 महीने का दिन है, यहां पर 6 महीने का दिन है, तो यहां क्या है 6 महीने की रात है। जब पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ फिर से जब चक्कर लगाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा कि ये हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने रहेगा, तब यहां रोशनी रहेगी, 6 महीने तक यहां क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो इस प्रकार से ये चीज आपको समझनी है। इस प्रकार से ये देखिए 23.5 डिग्री वगैरह ये लिए गए हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कहने का मतलब ये था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो देखिए साल भर तक क्या होता है, सीधा पड़ता है कहां पर, ये जो रीजन मैंने बनाया है यहां पर, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही उष्ण कटिबंध बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी कि उष्ण कटिबंध आप समझ गए, उष्ण कटिबंध क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग है जो कि क्या करता है, सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश को रिसीव करता है साल भर। तो ये उष्ण कटिबंध हो गया। उसके बाद देखिए जो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र है ये क्या है, शीतोष्ण,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ठीक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। उसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये क्या है? ये है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी कि यहां पर क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है, मैंने आपको बताया कि अधिकतम कहां तक जा सकता है, 66.5 डिग्री तक। उसके बाद यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा यहां पर ठंड रहती है। साल भर ये जो क्षेत्र है ये क्या रहता है, बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ये था हमारा अक्षांश के बारे में। तो देखिए फिर से, ये जो बीच की लाइन हमने खींची थी, ये दिख रहा होगा ब्लैक डॉट, तो ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। इसी प्रकार से देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी कि ये जो लाइन अभी हमने खींची है, देखिए समानांतर वर्त है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये 23.5 डिग्री ये क्या है, ये कर्क रेखा है। उसके बाद देखिए ये जो यहां पर मान लीजिए 66.5 डिग्री, ये क्या है, 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर ना ज्यादा धूप ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा यहां पर ठंड रहेगी। ऊपर का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, जो कि एक डॉट के रूप में, ठीक है, पूरा क्या यहाँ पर साल भर बर्फ जमा रहती है। इसी प्रकार से ही नीचे का साउथ पोल बना सकते हैं। तो आप ये समझ गए हैं कि ये जो वर्त हैं ये कोई रेखाएं नहीं है, इस प्रकार से ये पूरे वर्त हैं जो कि समानांतर क्या हुए हैं, खींचे गए हैं, जो कि एक दूसरे को यहां पर टच नहीं करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण यहां पर बात यह है कि देखिए जब ये वर्त यहां पर खींचे गए हैं, जैसे कि ये दो वर्त यहां पर खींचे गए हैं और अंतर कितना है इनके अंदर, एक डिग्री का यहां पर अंतर से खींचे गए हैं। तो इन दो, या आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो दो अक्षांश है इनके बीच की दूरी कितनी है, ये जो दो अक्षांश है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर। फिक्स है, याद करना है। और देखिए समानांतर है, कहीं भी एक दूसरे को ये टच नहीं करते हैं। कहने का मतलब देखिए इसके बीच की दूरी, ये भी 111 कहीं से भी आप माप सकते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, 111 किलोमीटर फिक्स रहेगी। तो ये था किसके बारे में, अक्षांश के बारे में। अब देखिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। तो अक्षांश को आपने पढ़ा, देखिए आप उससे आपको पता चला कि किसी भी देश की लोकेशन को ढूंढा जा सकता है। लेकिन देखिए परफेक्ट अभी भी नहीं पता चलता फिक्स कि वो देश कहां पर स्थित होगा। तो इसके लिए देखिए अब हमें जानना होगा कि ये देशांतर रेखाएं क्या है। तो देखिए फिर से बनाते हैं हमारी पृथ्वी। अक्षांश आप लोग समझ चुके हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए जो अभी हमने अक्षांश पढ़े थे तो वो क्या थे, वो पूरी तरह से बने हुए वर्त थे, पूर्ण वर्त थे, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, काल्पनिक रूप से खींचे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करें देशांतर की, तो यहां पर मान लेते हैं हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, यहां पर क्या है, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये कोई वर्त नहीं है, ये क्या है, आधे वर्त है, अर्धवर्त है, जो कि इस प्रकार से देखिए खींचे गए हैं। और ये क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने का काम करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये क्या है, खींचे गए हैं, इस प्रकार से खींचे गए हैं। ये केवल इतना ही है पृथ्वी के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। जिस प्रकार से मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी थी, तो यहां पर हमने बनाया था ये नॉर्थ पोल है, तो यहां से लेकर इस प्रकार से साउथ पोल तक केवल इतना ही, केवल इतना ही, पूरा नहीं, केवल इतना, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। तो इस प्रकार से ये क्या है, वर्त हमारे खींचे गए हैं, अर्धवर्त। तो इस प्रकार से देखिए ये खींचे गए हैं, सभी क्या है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक ही पॉइंट पर क्या है, ये समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये खींचे गए हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए अक्षांशों की संख्या, तो आपने बता दी थी कि कितने थे। अगर अब आपसे पूछ ले कि ये जो देशांतर हैं इनकी संख्याएं कितनी हैं, तो देशांतर देखिए कितने होंगे। ये आप सब लोग जानते हैं कि भाई कोई भी वर्त होता है तो उसके अंदर कितने कोण बन सकते हैं, एक डिग्री के 360। तो यहां भी यही है कि कितनी लाइनें यहां पर खींची जा सकती है, तो यहां पर कितने होंगे, ये 360 ही होंगे। 360 क्या,
देशांतर रेखाएं कितनी होगी, 360 यहाँ पर देशांतर रेखाएं होंगी। तो देखिए अक्षांशों के बारे में ये था कि जो दो अक्षांश है उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो कितनी थी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अगर बात करें कि देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए क्या हमारी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर तो जो दूरी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी कि कितनी, यहां पर सर्वाधिक होगी, जो कि कितनी होती है 111.32 किलोमीटर, या लगभग आप कह सकते हैं कि उतनी होगी 111 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई 111 किलोमीटर। तो क्या ये हर जगह पर सेम रहेगी, तो सेम नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे 111 किलोमीटर है, तो जैसे ही हम ध्रुव की तरफ चलेंगे तो ये क्या होती जाएगी, दूरी कम होती जाएगी, और एक जगह ऐसी आएगी यहां पर क्या हो जाएगी, 0। तो ये आप याद रखेंगे कि जो दो देशांतर हैं उनके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ होती है, इक्वेटर के ऊपर होती है। बाकी उनकी दूरी जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो कम होती रहती है। संख्या समझ गए कितनी संख्या होती है इनकी, 360। तो ये हो गया आपका क्या, देशांतर। तो देखिए इसको और अच्छे तरीके से समझिए आप, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इकट्ठा एक साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए 3D के अंदर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ लीजिए ये है हमारी पृथ्वी हो गई। तो ये हमारी पृथ्वी है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये इक्वेटर हो गया, जो कि क्या करता है, पृथ्वी को दो समान भागों के अंदर विभाजित कर देता है। तो ये विभाजित कर दिया, उत्तरी गोलार्ध बन गया, ये नीचे क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध बन गया। इस प्रकार से क्या हुआ, ये डिवाइड कर दिया था इसने, ठीक है। लेकिन इसकी अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, देखिए इसको बनाएंगे अभी। तो यहां पर देखिए 3D बनाना है, तो ये मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, ये है नॉर्थ पोल। यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल। उसको मैं थोड़ा, यानी कि पृथ्वी को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके देख रहे हैं ऊपर की तरफ से, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये यहां पर है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के चारों तरफ आपको पता है कि इस प्रकार से ये क्या बनाए गए हैं, ये है हमारे अक्षांश। हर एक डिग्री की दूरी पर इस प्रकार से जो पूर्णवर्त है, समानांतर पूर्णवर्त है, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते, इनको क्या बोलते हैं, इनको ही क्या कहा जाता है, अक्षांश। तो इस प्रकार से ये अक्षांश यहां पर बना दिए गए हैं, देखिए। तो ये अक्षांश बन गए। तो अक्षांशों के अंदर जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये कौन सा है, ये 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री जो हो गया वो कर्क रेखा हो गई। उसके बाद जो अंटार्कटिक वर्त हो गया 6.5 पे, इस प्रकार से जो अभी आपने पढ़ा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, वो इस प्रकार से खींची गई है कि नॉर्थ पोल से लेकर ये कहां जा रही है, साउथ पोल तक जा रही है। केवल ये क्या है, एक आधा वर्त है, अर्धवर्त है। इसी प्रकार से इस तरफ देखिए, ये यानी कि नॉर्थ पोल तक चली गई, इसी प्रकार से। तो ये आप देखिए, ये क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं हैं, जो कि कितनी हैं, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो ये देखिए इस प्रकार से। तो ये आप यहां पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो लाइनें इस प्रकार से हैं, लेटीट्यूड ये क्या है, अक्षांश, और ये जो ऊपर से आ रही है लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये जो देखिए सबसे बीच की, अब देखिए अक्षांशों में तो क्या था कि जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री है, उसका हमें पता चल रहा था। वो क्या कर रही थी कि पृथ्वी को दो समान भागों के अंदर विभाजित कर रही थी। तो यहां पर देशांतर के मामले में देखिए कि यहां पर जो देशांतर खींचे गए हैं, तो किसको हम अपना यानी कि मुख्य देशांतर माने, बीच का जो देशांतर है यानी कि 0 डिग्री देशांतर किसको माना जाएगा। तो यहां पर देखिए, जो लंदन का जो ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से जो देशांतर होकर गुजर रहा है, उसको ही क्या माना गया, 0 डिग्री देशांतर, उसी को ही माना गया किसको,
जो ग्रीनविच नाम की जगह है, जो कि कहाँ है, लंदन के अंदर है, यूके के अंदर, तो इसी को क्या माना गया, 0 डिग्री देशांतर माना गया इसको। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर। एक चीज और याद रखेंगे कि ये देखिए जो देशांतर है इसको और क्या कहते हैं, यमोत्तर भी कहते हैं, यमोत्तर भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर है उसको मान लिया गया, जो कहाँ से गुजर रही है, ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन की, वहां से गुजर रही है। अब देखिए जो 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री जो ये देशांतर जैसे बन गया, तो ये यहां पर क्या कर रहा है कि 0 डिग्री देशांतर से जो इधर वाले देशांतर हैं, जो इधर वाले देशांतर हो गए, तो वो कौन से देशांतर हो गए, पूर्वी यानी कि ईस्ट साइड के देशांतर। ये तो हो गए पूर्वी देशांतर। अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार से। तो देखिए 0 से लेकर इस प्रकार से जब हम यहां से जाएंगे यूं पीछे की तरफ, जब यहां आएंगे तो इसके बिल्कुल पीछे कौन सा आएगा, 0 डिग्री देशांतर के बिल्कुल पीछे कौन सा देशांतर होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहां से जाएंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर यहां से जाते हैं 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ते हुए इस प्रकार से जाएंगे, तो यहां पर यही जो लाइन है इसी को क्या बोलेंगे, 180 डिग्री पश्चिमी। यानी कि ये जो लाइन है 180 डिग्री देशांतर वाली, ये केवल एक ही लाइन है, जो कि इस तरफ से काउंट करते हैं तो पूर्वी कह दिया जाता है उसको, अगर इस तरफ से जाएंगे तो क्या कह दिया जाता है, पश्चिमी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, देशांतर हो गए। लेकिन यहां पर देखिए जो ये मैंने आपको बताया है 0 डिग्री देशांतर, जो कि कहां से गुजरता है, ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन की, जो कि कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, यूके के अंदर है। इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय जो है मानक समय रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, जो कि कहां से गुजर रहा है, ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन के अंदर, वहां उसको। अब देखिए ये जो दूसरी चीज है 180 डिग्री जो देशांतर है, इसको क्या कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन। यानी कि यहां से तिथि यानी कि डेट का निर्धारण होता है, और यहां से 0 डिग्री की बात करें तो यहां से किसका निर्धारण होता है, टाइम का। तो ये हो गई हमारी क्या, देशांतर और अक्षांश रेखाएं। तो देखिए अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 0 डिग्री से क्या होता है, देशांतर से समय का निर्धारण होता है, और जो 180 डिग्री है देशांतर, उससे क्या करते हैं, तिथि या फिर दिनांक, डेट का निर्धारण किया जाता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से डेट और जो तिथि है उनका निर्धारण किया जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी जो हमने 3D जो डायग्राम बनाया था, इसी को क्या करते हैं, अब देखिए इसी को ही हम ओपन कर लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि कागज पे बना हुआ इस प्रकार से डिजाइन था 3D, इसको अब हमने खोल लिया है। अगर खोल लेंगे तो देखिए ये जो देशांतर है हमें कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गए, हमारे देशांतर हैं। तो इस प्रकार से ये, अगर इसको हम मान लें क्या, 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है हमारा 0 डिग्री वाला देशांतर है। तो उसके बाद देखिए ये यहां तक अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो कितने देशांतर होंगे, 180, और इस तरफ बढ़ेंगे तो भी कितने होंगे, 180। तभी तो इनको पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तभी तो 360 टोटल वो बनेंगे देशांतर। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारे देशांतर हो गए। तो इस प्रकार से देखिए 0 से चलते चलते 1 डिग्री तक, मान लीजिए लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पर 180 डिग्री वाला देशांतर है। तो ये देखिए 0 डिग्री पर है, तो ये कौन सा हो गया, पश्चिमी, 180 डिग्री पश्चिमी। और ये देखिए ये कौन सा हो गया, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए।
तो ये 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी। तो देखिए यहां पर देखिए जब इसको हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए जो 180 डिग्री वाली जो लाइन है ये दो लाइनें नहीं है, एक ही लाइन है। जब हम इसको ऐसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, गोल शेप देने की कोशिश करेंगे, तो ये जो वाली लाइन है 180 डिग्री वाली लाइन, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और एक ही लाइन का क्या हो जाएगा, निर्माण, यानी कि दोनों मिलकर एक ही लाइन यहां पर बनाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब यहां पर एक चीज समझने की आप कोशिश करिए दोबारा से। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो देखिए सूर्य के चारों तरफ कितनी देर के अंदर चक्कर लगाती है। कितनी देर में चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ? वो लगाती है 365 दिन में। लेकिन यहां पर इस चीज का कोई यहां पर रोल नहीं है। यहां पर हमें बात करनी होगी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि रोटेशन, तो वो कितने टाइम में पूरा करती है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है? 24 घंटे के अंदर घूमती है, 24 आवर के अंदर घूमती है, 24 घंटे के अंदर। अब पृथ्वी 24 घंटे के अंदर घूम गई। उसके बाद देखिए ये जो हमारे देशांतर हैं, देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतर मैंने कितने बताए अभी आपको? 360 देशांतर होते हैं। 360 यहां पर क्या हो गए? देशांतर हो गए। तो आपको देखिए ये चीज बतानी है, 360 देशांतर या फिर 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, ठीक है। यानी कि 24 घंटे के अंदर जो हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। यानी कि अगर जैसे कि धरती ने घूमना भी शुरू किया है और ये जो हिस्सा है 0 डिग्री देशांतर वाला, मान लीजिए ये सूर्य के सामने है, ये जो देशांतर है ये सूर्य के सामने है, तो यही हिस्सा, यही देशांतर सूर्य के सामने नेक्स्ट टाइम कब आएगा? कब आएगा? जब पृथ्वी दोबारा से घूमकर ये वाला हिस्सा जब सूरज के सामने आएगा तब। और ये कब आएगा? 24 घंटे के बाद। यानी कि पृथ्वी जब पूरा अपना घूर्णन पूरा कर लेगी तो उसके बाद इस पॉइंट का नंबर दोबारा से आएगा। तो ये चीज यहां पर समझनी है। तो देखिए कुल देशांतर कितने हो गए? 360 डिग्री। और पृथ्वी कितनी देर में घूम लेती है 360 डिग्री? 24 घंटे के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 घंटे के अंदर कितने देशांतर पार हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर कितने होंगे? तो 24 घंटे के अंदर कितने हो रहे हैं? 360। तो 1 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे? देखिए 15 देशांतर 1 घंटे के अंदर क्रॉस कर लिए जाएंगे। तो बात की जाए कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को क्रॉस करने में। तो देखिए ये कैलकुलेशन आप करते रहना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहां से क्या निकला हमारे पास कि एक देशांतर को पार करने में, यानी कि ये मान लो 180 है, ये कितना है? 179। अगर सूर्य यहां पर है तो सूर्य को यहां तक आने के लिए, इस अक्षांश पर आने के लिए कितना समय लगेगा? 4 मिनट का यहां पर समय लगेगा। 4 मिनट का लगेगा, ठीक है, एक देशांतर में। अगर 1 घंटे की बात करें, 1 आवर की, 1 घंटे की, तो कितने देशांतर चलना पड़ेगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री चलना होगा, यानी कि 15 देशांतर। हर एक डिग्री के अंदर क्या है? एक देशांतर है। तो 15 डिग्री अगर पृथ्वी चलती है तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा लगेगा उस चीज में। कहने का मतलब देखिए ये मान लीजिए 180 है यहां पर, 180 में से आप माइनस कीजिए कितना? 15। तो यहां पर क्या आ गया? 165। तो मान लीजिए ये क्या है? यहां पर 165 डिग्री वाला अक्षांश है। 180 डिग्री अक्षांश और ये क्या है? 165 डिग्री का अक्षांश। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर जैसे सूरज यहां पर है, सूर्य यहां पर है, तो उसको 165 डिग्री देशांतर पर आने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहां पर कितने का फर्क हो गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री है,
ठीक है, एक देशांतर को यानी कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 15 को पार करने में कितना लगेगा? 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो यहां पर 15 डिग्री क्रॉस करने में सूरज को टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे का यहां पर समय लग रहा है। तो देखिए अब इस चीज का आपने जो सीखी अभी, इसका यहां पर क्या रोल है, क्यों आपको ये बताया जा रहा है, तो ये चीज देखनी है। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है जिसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अगर यहां पर 12 बजे हैं, अगर यहां पर क्या टाइम हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? 12 बजे हैं। यहां पर क्या बजे हैं? 12। अब ये अभी नहीं कर रहे हैं कि भाई दिन के बजे हैं, रात के बजे हैं। सपोज कीजिए यहां पर क्या बजे हैं? 12 बजे हैं। उसके बाद देखिए यहां पर आप आगे बढ़ जाइए 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी कि ये क्या होगा? यहां पर 15 डिग्री देशांतर है। 15 डिग्री देशांतर, लेकिन कौन सा? पूर्व की तरफ जा रहे हैं। ये सब क्या है? पूर्व की तरफ। और अगर यहां से जाएंगे 0 की तरफ से तो ये पश्चिम की तरफ। तो पूर्व की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये 15 डिग्री देशांतर पूर्वी, ये पूर्वी देशांतर है। उसके बाद इसी तरह से बढ़ते हुए, ठीक है, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 15 के बाद 30, ये 30 हो गया। उसके बाद 45 है, उसके बाद 60 है। इस प्रकार से 15-15 डिग्री के गैप पर आप आगे बढ़िए। तो देखिए यहां पर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि ये जो 0 डिग्री जो देशांतर है, यहां पर क्या समय हुआ है? 12 बजे हैं। 12 बजे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यहां पर जो 30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहां पर क्या समय होगा? यहां पर क्या समय होगा? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो देखिए 0 से लेकर कितना हुआ यहां पर? 30 डिग्री। तो यहां पर देखिए 30 डिग्री यहां पर हो गया। तो यहां पर अगर 12 बजे हैं तो यहां पर कितना समय हुआ होगा? तो 30 डिग्री के अंदर आप मिनट देखिए कितनी बनी। 30 डिग्री गुणा इसको मतलब 4 से करेंगे तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो ये चीज आप समझ गए यहां से कि अगर यहां पर 12 बजे हैं तो यहां 30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहां पर समय कुछ ऐसा होगा कि उसका 12 से या तो 2 घंटे कम होगा या 2 घंटे क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इस चीज का पता कैसे चलेगा ज्यादा होगा या कम होगा? तो देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो सूर्य है वो कहां से उदय होता है? पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा से। उसके बाद वो यहां से यूं चलता हुआ क्या होता है? ये जो पश्चिम दिशा है, यहां पर सूर्य अस्त हो जाता है। तो देखिए सूर्य यहां से उदय होता है, तो इसका मतलब क्या है? जो नए दिन की शुरुआत है वो कहां से होती है? इस तरफ से होती है। नए दिन की शुरुआत यहां से होती है। तो अगर देखिए यहां पर 12 बजे हैं, हम यहां पर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ये जो 0 डिग्री है ये क्या है? इन देशांतरों के समय से पीछे की तरफ है। अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय के अंदर क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस करना होगा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? अब प्लस करेंगे। यहां पर 12 बजे हैं तो इसके अंदर 2 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बजे होंगे। यहां पर 2 बजे होंगे। अगर यही बात की जाए इस तरफ, जैसे इस तरफ भी मान लीजिए यहां पर क्या है? 15 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर है। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अगर आपसे पूछ ले कि जो 30 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, यहां पर क्या समय हुआ होगा? तो वो क्या हुआ होगा? यहां पर 30 डिग्री के लिए यही सेम है ना, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो 12 में से 2 कर देंगे तो यहां पर क्या बजे होंगे? 10 बजे होंगे। 10 बजे होंगे। इस प्रकार से। तो देखिए एक बार फिर से आप यहां पर समझने की कोशिश करें एक चीज को, फिर आपको पूरा जैसे क्लियर हो जाएगा कि ये हमने किसके बारे में पढ़ा? मानक समय रेखा के बारे में। तो अभी थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तिथि रेखा के बारे में। तो देखिए ये हमने क्या माना था? ये था 0 डिग्री देशांतर। यहां जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? पूर्वी देशांतर हैं। और ये क्या है? ये पश्चिमी देशांतर है।
तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते हुए ये लास्ट में क्या आ गया, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और यहां पर क्या है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां तक सब चीज आप समझ चुके हैं, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। उसके बाद देखिए, अगर यहां पर 12 बजे हैं, यहां पर कितने बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 180 डिग्री जो पश्चिम है, यहां पर जो समय है वो कितना हुआ होगा, यहां पर कितना हुआ होगा, तो ये आप देखिए कैलकुलेट करिए। 180 को 4 से गुना करेंगे। वैसे तो सीधा ही है कि 0 से लेकर 180, यानी कि देखिए पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 360 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, 24। तो यहां पर क्या है, 180 यानी कि इसका आधा है, तो कितना समय लगेगा, 12 घंटे। तो यानी कि इस 0 डिग्री ग्रीनविच पर जो टाइम है 12 बजे और यहां 180 डिग्री पश्चिम पर जो टाइम है, उनके बीच में क्या होगा, 12 घंटे का फर्क होगा, 12 घंटे का फर्क होगा। अगर देखिए यहां पर अगर 12 बजे हैं रात के 12 बजे हैं, तो मैंने बताया था कि अगर इस तरफ आएंगे तो क्या करना है, माइनस में कैलकुलेट करेंगे, अगर उस तरफ जाएंगे तो प्लस के अंदर कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो माइनस में जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ 12 बजे है रात के, तो यहाँ किसके बजे होंगे, 12 दिन के बजे होंगे। यहां पर क्या हो गया, 12 दिन के 12 बजे। उसके बाद अगर इस तरफ जाएं 180 डिग्री पूर्वी में, तो यहां भी 12 घंटे का फर्क होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यानी कि रात के बजे हुए हैं, अगर इसमें 12 और जोड़ेंगे यानी कि अगले दिन के 12, तो यहां भी क्या होगा, 12 किसके बजे होंगे, मॉर्निंग के ही होंगे, दिन के, दोपहर के 12 बजे होंगे। लेकिन देखिए यहां भी 12 दिन के बजे हैं और यहां भी 12 दिन के हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है, डेट का फर्क है, तिथि का फर्क है। मैंने आपको बताया था कि जब इसको फोल्ड करेंगे 180 डिग्री वाली लाइन को, तो इसको फोल्ड करने पर ये एक दूसरे के आगे पीछे आ जाती है। ये जो लाइन है ये केवल एक ही लाइन है, दो लाइन नहीं है। तो एक लाइन पे आ गई, तो देखिए 180 डिग्री इसी को ही क्या कह देते हैं, 180 डिग्री इसी को ही पूर्वी भी कह दिया जाता है और पश्चिमी भी कह दिया जाता है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट दोनों इसको ही बोलते हैं। तो देखिए अगर इस तरफ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इस तरफ से आगे बढ़ते हैं 180 तक, तो इसका क्या मतलब है, इस तरफ तक आगे बढ़े तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन जो है वो हमारा पीछे की तरफ चल रहा है। यानी कि यहां पर हम पहुंचे 12 बजे हुए दिन के, मान लीजिए कब के बजे हुए हैं, 1 जनवरी का बजा हुआ है, ठीक है, 1 जनवरी तारीख है और दिन का क्या है, 12 बजा हुआ है। लेकिन इसको जब क्रॉस करके हम इस तरफ से निकलेंगे तो यही क्या हो जाएगी, पूर्वी लाइन बन जाएगी ना, क्योंकि लाइन तो एक ही है दोनों। यहां से गिन रहे थे तो ये क्या हो गया था, 180 डिग्री पश्चिमी। यहां से दोबारा से शुरू करेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी। तो यहां से जब काउंट करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि एक दिन हमारा जो है यहां पर बढ़ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगी, तारीख 2 जनवरी हो जाएगी, 2 जनवरी। इसीलिए ये 180 डिग्री जो देशांतर, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये आप समझ गए हैं। तो देखिए भारत के संदर्भ में देखते हैं इसी चीज को। तो देखिए ये जैसे हमारा इंडिया है, मैप बनाता हूं। नीचे के हिस्से की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना ही देख लें एक बार। जैसे मान लीजिए ये हमारा है इंडिया, तो ये इंडिया हो गया। तो देखिए अगर भारत के हम विस्तार की बात करें कि भारत जो है वो कितने भाग के अंदर फैला हुआ है, तो देखिए इंडिया की जो पोजीशन है, देखिए ये वही हमारी पृथ्वी हो गई। ये मैंने बताया था इक्वेटर क्या कर रहा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित कर रहा है। और ये कौन सी हो गई, 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा है ये, और ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा वाली। तो भारत की अगर पोजीशन की बात करें तो देखिए हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर स्थित है, इंडिया यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, अगर पूछ ले
कि कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये कौन से में है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और वैसे पूछे वही इस तरीके से देशांतर के विभाजन के आधार पर ये कौन सी तरफ है, पूर्वी, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध। इससे देशांतर से देखेंगे 0 डिग्री से तो ये उत्तरी गोलार्ध, और ये तो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की जो लोकेशन है वो कहां पर है, पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर ये स्थित है, ठीक है, यहां पर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो देखिए यहां पर देखिए इस प्रकार से ये इक्वेटर हो गई, अगर बात करें ये देशांतर रेखाएं होगी इस प्रकार से पूरी जो खींची गई है। तो देखिए इंडिया को टच करके जो देशांतर रेखाएं यहां से निकल रही है, अगर इसके बारे में कोई हमें बता दे कि भारत जो है वो देखिए इतने देशांतर से लेकर इतने देशांतर तक फैला हुआ है, तो इससे क्या है, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। किस प्रकार से पता चलेगी वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर भारत की बात करें तो इंडिया जो इस प्रकार से यहां पर ग्लोब के अंदर स्थित है। तो इंडिया का देखिए जो ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये क्या है, ये है गुजरात आपका। तो गुजरात को टच करके देखिए जो देशांतर निकल रहा है, मान लीजिए यहां से जो देशांतर यहां से निकला गुजरात को टच करते हुए, तो ये कौन सा था, 68.7 डिग्री पूर्वी, ठीक है, मैंने बताया ना इंडिया क्या है, पूर्व की तरफ है ग्रीनविच लाइन से, तो ये कौन सा हो गया, 68.7 डिग्री पूर्वी। उसके बाद देखिए अगर ये हिस्से की बात करें, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो अंतिम हिस्सा है, तो ये कितना है, देखिए ये 97.25 डिग्री पूर्वी। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये भारत का विस्तार है यहां पर, अब विस्तार है यहां पर। तो देखिए सूर्य कहां से निकलना प्रारंभ होता है, पूर्व की तरफ से, सूर्य यहां से पूर्व की तरफ से आएगा। उसके बाद देखिए सूर्य धीरे धीरे करता हुआ इस तरफ से, यानी कि सूर्य तो वहीं पर है, पृथ्वी इस प्रकार से जब घूमेगी तो पहले तो ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने जाएगा, उसके बाद देखिए सूर्य ऐसे इस प्रकार से पृथ्वी के सापेक्ष चलता हुआ प्रतीत होगा, इस प्रकार से जाएगा और गुजरात की तरफ क्या है, पश्चिम दिशा के अंदर, ये पश्चिम दिशा है और वो पूरब है, इस प्रकार से वो उदय हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर बात करें भारत का, देखिए जो अक्षांश, ये जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 से लेकर 97.25, यानी कि बीच के अंदर आप देखिए कितने देशांतर और होंगे लगभग। तो यहां पर देखिए जब इनको आप माइनस करेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि 30 जो है देशांतर यहां पर, 30 देशांतर यहां पर भारत के अंदर क्रॉस करते हैं, 30 देशांतर यहां पर। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि भाई सूर्य यहां से निकला, सूर्य यहां से निकला तो उसको गुजरात को क्रॉस करने में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार यहां गुजरात तक आने में कितना समय लगेगा। तो अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने देशांतर है, यहां पर 30 देशांतर हैं। मैंने आपको बताया था कि एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य जब एक देशांतर को ऐसे पार करता है तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर को कितने समय में पूरा करेगा, तो देखिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो यहां पर कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होगा, जैसे कि वहां पर सुबह 5 बजे अगर सूर्योदय हो गया, तो यहां पर देखिए गुजरात के अंदर वो सूर्य कब दिखाई देगा, 2 घंटे बाद, 2 घंटे के समय का यानी कि फर्क है। कह सकते हैं कि भाई शाम को अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, 5-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, लेकिन वहीं पर यहां पर कितने बजे होता है, 8 बजे, क्योंकि देखिए इतने देशांतर को सूर्य जैसे क्रॉस करता है पृथ्वी के सापेक्ष, तो इतना समय यहां पर लग जाता है। तो देखिए अब ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ सूर्योदय सुबह 5 बजे हो गया, यहाँ 7 बजे हो रहा है, तो ये नहीं है कि भाई सब लोग क्या करेंगे, अपनी घड़ी का जो समय है वो अलग अलग कर लेंगे, यहाँ का 5 कर लेंगे, यहाँ के लोग 7 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसी समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, देखिए भारत ने अपनी क्या की है, एक जो मुख्य मानक समय रेखा है उसका निर्धारण कर दिया है। तो देखिए जो बीच की जो एक देशांतरीय रेखा है
वो यहां से जाती है, ठीक है, जिसका कि नाम क्या है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्व दिशा की तरफ है ये। पूर्व और पश्चिम दिशा के अंदर क्या है वो आपको बता दिया था। तो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, इसको भारत ने अपना क्या मान लिया है, मानक समय रेखा मान लिया है। तो यहां पर जो समय होगा वही क्या होगा, पूरे भारत का समय भी क्या होगा, वही होगा। तो इसके बारे में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कहां से ये जो मानक समय रेखा है भारत की वो कहां से निकलती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नैनी नाम की जगह है, नैनी नाम की जगह है जो कि कहां है, इलाहाबाद के नजदीक, इलाहाबाद के नजदीक है यूपी के अंदर। तो यहां से ये जो मानक समय रेखा है वो निकलती है। तो इससे क्या किया गया है, हमारे समय का यहां पर निर्धारण कर दिया गया, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही क्या होगा, हमारे भारत का भी क्या होगा, समय होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 0 डिग्री। तो मान लीजिए यहां पर हमारी क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर, और ये कहां से गुजर रहा है, अभी बताया था कहां से गुजर रहा है, ये ग्रीनविच नाम की जगह है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, लंदन में, वहां से ये गुजर रही है 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए ये बड़ा ही कॉमन सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो समय है वो ये जो ग्रीनविच समय है जो कि 0 डिग्री देशांतर है, अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है, उस समय से हमारा जो समय है भारत का वो आगे है या पीछे है। अगर आगे है तो कितना आगे है, अगर पीछे है तो कितना पीछे है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर से जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो आपने क्या करना है, समय को प्लस करना है। अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय को माइनस करेंगे। तो यहां पर पूर्व की तरफ चलना है तो हम लोग क्या करेंगे, समय को जोड़ेंगे। तो यहां से हमें एक चीज का पता चला कि भारत का जो समय है, क्योंकि भारत देखिए जो है वो ग्रीनविच रेखा से क्या है, पूर्व की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भारत का समय क्या होगा, ग्रीनविच रेखा का जो समय है, जो मानक समय रेखा है अंतरराष्ट्रीय, उसके समय से आगे होगा। अब देखिए आगे कितना होगा, ये चीज आपने यहां पर सीखनी है। आगे देखिए कितना होगा, 0 डिग्री से लेकर 82 डिग्री, 0 से लेकर 82 डिग्री कितना समय हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था दो देश, जैसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है। तो आप देखिए 82 देशांतर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 82 को क्या करना है, 4 से गुणा, ये कितना हो गया 328। उसके बाद यहां पर देखिए आधा और था, एक देशांतर यानी कि 4, तो आधे का मतलब 2, तो कितना हो गया 330 मिनट, 330 मिनट। अब 330 मिनट को आप घंटे में बदल लो, 60 से भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भारत का जो समय है वो जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, तो उसके समय से यानी समय के बीच में कितना अंतर है, तो कितना है, 5 घंटे 30 मिनट का समय का अंतर है। और भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चल रहा है, किससे, ग्रीनविच समय से। अगर वहां पर देखिए रात के 12 बजे हैं तो यहां पर क्या होगा, सुबह के 5:30 बजे जाएंगे। ठीक है, 5:30 बजे वो यहां पर मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की काफ़ी कोशिश की। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, उससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बुक्स की हेल्प लीजिए। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।